नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज देश की सियासत में एक ऐसी चिंगारी भड़की है जिसने सरहद के आर पार सनसनी फैला दी। बांग्लादेश में हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया। अल्वी साहब ने सीधे सीधे भारत की विदेश नीति और भारत की नीयत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। राशिद अल्वी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत ने बांग्लादेश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपने यहां पर पनाह क्यों दी है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने जो अगला आरोप लगाया वो संगीन है। राशिद अल्वी का कहना है कि दुनिया भर में ये चर्चा आम है कि बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के इशारे पर भारत ने करवाई है। राशिद अल्वी यही नहीं रुके। राशिद अल्वी को भारत के अल्पसंख्यक भी असुरक्षित नजर आने लगे हैं। बोलते बोलते उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों से कर दी। क्या वाकई राशिद अल्वी जी, आपको भारत के अल्पसंख्यकों की हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों जैसी दिखाई देती है? बहरहाल राशिद अल्वी का यह बयान ऐसे समय में आया जब ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों को बेवजह निशाना बना रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में देश के नेताओं को एकजुट होकर खड़ा नहीं होना चाहिए या फिर अपनी राजनीति को परवान चढ़ाना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या राशिद अल्वी का यह बयान महज एक राजनीतिक दांव है या फिर गंभीर सियासी रंजिश? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। जो वहां की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें भारत ने पनाह दे रखी है, उनकी वजह से उसको गोली मारी गई है। इससे पूरे दुनिया के अंदर हमारा नाम बदनाम होता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की एक बड़ी नाकामी है। हम हर आदमी से, हर कंट्री से दुश्मनी ले रहे हैं। पाकिस्तान पहले हमारा दुश्मन है, चाइना जैसा ताकतवर मुल्क हमारा दुश्मन है, अब बांग्लादेश वो भी हमारा दुश्मन है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है, भारत के अंदर बहुत सारे इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। इसको खत्म होना चाहिए। जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर गहरी असुरक्षा का भाव है। उनके तीर्थ स्थल भी बक्से नहीं जा रहे हैं, मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं, चुन चुनकर टारगेटेड जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर ये एक धब्बा है, ये कलंक का धब्बा है और यूनुस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष अपनी साख बचाने के लिए वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हिंदू का अत्याचार करना, एक तो कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, दूसरा है कुछ और लोग हैं जो हिंदुओं का प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। कल एक युवा के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका जमीन हड़पने गए थे कुछ लोग, उन्होंने बाधा दिया तो उसको जिंदा जला दिया गया है। इसके पीछे ये सब रहता है, इसीलिए बांग्लादेश तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया भी भारत में हो सकता है। हम चाह रहे हैं हमारे पड़ोसी शांति में रहे, हम भी शांति में रहे, इसमें दोनों का ही हित है। तो आइए पहले दहाड़ के सवाल और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। पहला सवाल आज यही रहेगा, बांग्लादेश की आग किसे सियासी लाभ? विदेशी मुल्क में तकरार, अपने देश में क्यों सियासी राग? पड़ोसी मुल्क में जंग, अपनों के क्यों बदले ढंग? सरहद पार बवाल, देश की कूटनीति पर सवाल। पनाह देना डिप्लोमेसी, देश में सियासी रंजिश है पूरी। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन अचल मल्होत्रा सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी पड़ोसी देश में अगर कोई अस्थिरता हो, मैं जानती हूं कि आप एक पूर्व राजनयिक की भूमिका में हैं, लेकिन ऐसे में देश के अंदर किसी नेता का अपना सियासी फायदा तलाशना आपको लगता है कि कूटनीतिक स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करता है? भारत की स्थिति को एक ऐसे क्वेश्चन पॉइंट पर लेकर आता है जहां पर कम से कम ऐसे मौके पर देश के सभी राजनीतिज्ञों को
एक साथ खड़ा होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, इस बात को चर्चा तो सरेआम पार्लियामेंट में किसी भी फोरम से की जाती है। लेकिन जब मामला आता है दो देशों के बीच में या भारत और किसी तीसरे देश के बीच में या और किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले की बात हो रही है, चाहे वो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो या भारत में अल्पसंख्यकों की बात हो या भारत की किसी भी पॉलिसी से जुड़ा हो, तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि सब एक ही स्वर में, एक ही आवाज में बात करें, ताकि जो मैसेजिंग होती है वो बाहर इंटरनेशनल मैसेजिंग गलत नहीं हो। और यहाँ तो इस तरह के अगर जैसे कि आपने बताया, अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स फ्रॉम विद इन इंडिया आएंगे तो जो नरेटिव बांग्लादेश में सेट किया जा रहा है भारत के विरोध में, जो या पूरी दुनिया में प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश की समस्याओं के पीछे काफी हद तक भारत का हाथ है, तो इस नरेटिव को आप और मजबूत करते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस नरेटिव का काउंटर नरेटिव ढूंढना है। और ऐसा नहीं है कि और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। और इसका अगर ये सोचा जाए कि मोहतरमा शेख हसीना को हम छोड़ के वापस भेज देंगे वहाँ, तो बहुत बड़ा भारत की वहाँ गुणगान शुरू हो जाएंगे, तो ये भी एक बड़ी गलत सोच है। एक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन हमने लिया है। उनके साथ हमारे 15 साल बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब जब वो पावर में रहे हैं भारत के हितों के फेवर में उन्होंने काफी काम किया है। और जब हम जानते हैं कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है और जैसे ही वो वहां जाएंगी तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये सही निर्णय होगा। उन्हें ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए और अनइलेक्टेड है, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, वो यहाँ तब तक रह सकती है जब तक वो खुद रहना चाहती है। वो हमारे यहाँ आई है मेहमान की तरह, तो यहीं रहेंगी। वो फैसला वो होगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती है। तो ये फैसले तो दो चीज है, एक तो इस फैसले पे सवाल उठाना, तो ये तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली करेक्ट फैसला है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए हम उन्हें हैंड ओवर भी कर देते हैं तो इससे कोई परिस्थितियां बांग्लादेश में बदलने वाली नहीं है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट कम होने वाला नहीं है। ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये आम जनता की भावना नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को वहां इम्प्लांट किया गया था। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और ये समझना चाहती हूं कि अगर देश का कोई विपक्षी नेता और बड़ा नेता ये बयान दे जिसमें वो ये कहे कि दुनिया भर में ये चर्चा आम है, नाम कोटिंग सर, दुनिया भर में ये चर्चा आम है कि बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के इशारे पर भारत ने करवाई है, आप इसको कितना इनसेंसिबल, कितना इंस्टिगेटिंग देखते हैं और क्या ये पार्टी के नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है? आप याद करिए, राहुल गांधी की तरफ से जेन जी को मोबिलाइज करने की बात कही गई थी, तब भी हमने बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। और अब राशिद अलवी, ये क्या इनके लिए पॉलिटिकल संजीवनी है और क्या इनकी राजनीति देश से बड़ी हो जाती है, देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाती है? नहीं, देखिए कभी नहीं। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया उस पर तो हम ज्यादा नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन सच बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति बेहतर नहीं है और हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि एक पड़ोसी मुल्क में जब इस तरह से उथल पुथल होता है तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चूंकि पड़ोसी के घर में यदि एक सुगंधित अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू हमारे घर तक आती है और उसके घर में यदि कपड़े जले तो अपना नाक पर रुमाल रखना पड़ता है, तो प्रभावित तो होता ही है आदमी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि जो सवाल खड़ा किया जा रहा है बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना के लिए, एक तरफ तो हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं और निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे उन्हें यहाँ शरण मिलना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि उनके वजह से गुस्सा भी है वहाँ पे और भारत के प्रति नाराजगी जो है वहाँ के आज भी दो प्रमुख भारत समर्थित अखबारों जिसके बारे में कहा जाता है उनके दफ्तरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ मचाया गया, तो निश्चित तौर पर एक गुस्सा भारत के विरोध में भी वहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां के अल्पसंख्यक उससे प्रभावित हो रहे हैं।
अब इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये दो देशों के बीच का मसला है, तो और पड़ोसी, खास करके पड़ोसी मुल्क का मसला है, तो इस पे संजीदगी के साथ इस पर कदम उठानी ही चाहिए। लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय है। और राशिद अल्वी यदि ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा दिखाई देती है। और कौन सी पीड़ा? ये राशिद अल्वी की कौन सी पीड़ा इसमें दिखाई देती है कौशिक साहब? यदि आप आरोप लगाते हैं वो ये कि शेख हसीना के लिए भारत ने हत्या करवाई वहां पर, ये उनकी पीड़ा है। जब राशिद अल्वी ये कहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक वैसे ही पीड़ा में हैं जैसे कि हालत वहां के अल्पसंख्यकों को, तो भारत के मुसलमानों के लिए यहां पर यह हालत है, ये पीड़ा है राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी को समझ में नहीं आता कि भारत की क्या डाइवर्सिटी है, और भारत देश आज ऐसा है तो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से ही है। संजीव कौशिक जी देखिए, बांग्लादेश से हम भारत की तुलना कभी नहीं कर सकते। नेपाल तो फिर राशिद अल्वी ने क्यों कर दी? और राशिद अल्वी ने क्यों दोनों को कंपेयर किया, वहां के अल्पसंख्यक और भारत देश के अल्पसंख्यकों को? देखिए, भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में यह भी कहा जाता है, यह भी हमें कहने में कोई शिकायत नहीं है कि अल्पसंख्यकों में एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो हमेशा देख रहा है कि हमारे ऊपर। और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? क्या? और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? यहाँ के अल्पसंख्यक नौकरी करते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक रोजगार पाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक सरकारी योजनाओं का भर भर के लाभ उठाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक उतने ही सम्मान के साथ रहते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक देश के नागरिक हैं, यहाँ के अल्पसंख्यकों को साथ लेकर हम चलते हैं। तो ये नैरेटिव बनाने वाले कौन हैं? और राशिद अल्वी क्या उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे दोनों देशों का तुलना करते हुए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत देश में यहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है? पूर्णिमा, आपने जितनी चीजें बताई, क्या सरकार ये सब अल्पसंख्यकों को देकर के एहसान कर रही है, या संविधान के द्वारा मिली हुई अधिकार? नहीं तो कौन सी यहाँ की सरकार माइनॉरिटीज को यहाँ पर पकड़कर मार रही है, ये बताइए। और यहाँ के मेजॉरिटी, एक सेकंड संजीव कौशिक जी, भारत देश की मेजॉरिटी, एक सेकंड साहब, भारत देश की मेजॉरिटी यहाँ के माइनॉरिटीज को टारगेट किलिंग करती है क्या? घर जला देती है उनके, मार देती है उनको? मैंने कहा कि दोनों में कभी तुलना नहीं की जा सकती। बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति अलग है। लेकिन यहाँ के जिस तरह से जितनी आपने खूबियां गिनाई कि सरकारें करती हैं, तो एहसान करती है क्या? मैंने तो नहीं कहा। राशिद अल्वी क्या कहना चाहते हैं ये बताइए ना साहब। यहाँ की सरकारों को तो जो करना उनकी जिम्मेदारी है, उनको चुनकर भेजा गया, उनका काम है करने का, करेंगे वो। और नहीं करेंगे तो ये जनता बेदखल कर देगी उनको सरकार से। लेकिन राशिद अल्वी का इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सा ब्राउनी पॉइंट है राशिद अल्वी का ये कहना? मैंने कहा कि राशिद अल्वी ने किस परिस्थिति में, और पूरा लाइन क्या था हमको नहीं पता है। जितना आपने सुनाया उतना हमने सुना। मैं इसमें भी लाइन और पॉइंट तलाशना पड़ेगा। संजीव कौशिक जी, कौन सा बेनिफिट ऑफ डाउट, कौन सा बेनिफिट ऑफ डाउट किस आधार पर राशिद अल्वी को आप देना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे मौके नहीं रहे जब राशिद अल्वी ने अपनी राजनीति को चमकाने की ऐसी अस्थिरता के बीच कोशिश की हो? देश में आप माहौल को इंस्टिगेट नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी जितनी संजीव कौशिक की है, जितनी सर पूर्णिमा मिश्रा की है, उतनी जिम्मेदारी राशिद अल्वी की है। एंड दैट्स ऑल। मैंने कहा कि बोलने तो दीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वहां यदि इस तरह के आंदोलन हुए तो क्यों हुए थे ये आंदोलन, उसके जड़ में क्या था? जो बांग्लादेश के आंदोलन में जो लोग, तो क्या वो देश में हो रहा है, भारत देश में हो रहा है, भारत देश की जड़ों में वो हो रहा है? राशिद अल्वी ये कहना चाह रहे हैं और इसीलिए भारत में भी वो होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर के मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने पहले हसीना ने खारिज किया उस आरक्षण को, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने दोबारा उसको लागू किया, फिर विद्यार्थी सड़कों पे उतर गए और उसके बाद में ये इतना बड़ा आंदोलन बना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में जाकर के शेख हसीना, भारत ने उनको शरण दिया है और उस वजह से भारत के या हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के अखबार के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है जो भारत समर्पित है, तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान को अपने नीतियों पर विचार करना चाहिए। मैं आपको एक बात की कौशिक साहब गारंटी दे सकती हूं, और फिर मैं जरा संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन ये बात कहते हुए और इस बात पर मोहर लगाएंगे संजीव श्रीवास्तव जी कि संजीव जी, अगर मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली ये सोचूं कि आज की तारीख में यूपीए की सरकार होती और शेख हसीना और साथ ही सोनिया गांधी के संबंध दोस्ताना, पारिवारिक कैसे रहे हैं, अगर आज की तारीख में यूपीए की सरकार होती इस देश में, तो भी शेख हसीना को जगह दी जाती, सुरक्षित घर दिया जाता, व्यवस्था उनके लिए की जाती,
मैं इस बात की आज गारंटी दे सकती हूं संजीव श्रीवास्तव जी। मैं भी आपकी इस बात को से पूरी तरह से सहमत हूं पूर्णिमा जी, और मैं भी इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत में यदि आज कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो शेख हसीना को वैसे ही शरण देती जैसे कि आज की प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दिया है। क्योंकि जो शेख हसीना है वो भारत की मित्र रही हैं, और भारत के जो पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में उनकी जो छवि है एक मित्र की भांति रही है। और कांग्रेस की ये सरकार थी पूर्णिमा जी कि जब बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के, शेख हसीना की परिवार के अन्य जो सदस्य थे जो कि बांग्लादेश में उस समय मौजूद थे, सबकी एक साथ हत्या कर दी गई थी। और सौभाग्य ये था कि उस समय शेख हसीना विदेश में थी जी। और उसके बाद भारत की सरकार ने ही, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें शरण दी थी। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सच है, और इसकी गारंटी जैसे आपने दी मैं भी दे सकता हूं कि उनको शरण दी गई होती। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, और तब राशिद अल्वी आते संजीव श्रीवास्तव जी, उनके नेता, और ये कहते कि भाई जैसी हालत वहां पर अल्पसंख्यकों की है वैसे ही हालत देश में भी है, ये उनकी पीड़ा होती, वो तब ये कहते कि भारत के कहने पर वहां पर उस नेता की हत्या करवाई गई। क्यों? क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर। देखिए, ये जो बयान राशिद अल्वी जी का है बेहद निंदनीय बयान मैं इसको कहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि अभी अचल सर डिस्कस कर रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी तरह से इंडोर्स करता हूं कि समय की आज आवश्यकता है कि भारत की सभी राजनीतिक दल इस तरीके की बातें करें, इस तरीके के काउंटर नैरेटिव को डेवलप करें कि जिससे कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरवादियों का जो एक की साजिश है उसको कैसे नाकाम किया जाए। और मैं हमारे बहुत सम्मानित मित्र संजीव कौशिक साहब से भी कहना चाहता हूं कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध हुआ वो कोई आरक्षण इत्यादि का, वो तो सिर्फ एक बहाना था, उसका एक कवर अप करना था। साजिश वहां पर शेख हसीना के खिलाफ बहुत पहले से चल रही। और किसके इशारे पर थी साहब? पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर। पाकिस्तान ने अंदर क्या क्या इनबिल्ट किया। और आज जब हम पाकिस्तान को एक दुश्मन देश की तरह देखते हैं जिसने हमारे देश में शांति भंग कर रखी है, जो आतंकवाद हमारे देश में फैलाता है, जिसके कहने पर बांग्लादेश में यह सब हुआ, आज हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो भारत के कहने पर वहां पर हुआ है। मैथिल साहब, लेकिन बात तो इस बात की भी है कि हमारे यहां पर अधिकार है, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो अभिव्यक्ति की आजादी आपको कूटनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने लगे, जब वो आपके देश में एक ऐसे माहौल की नींव रखना तैयार करने लगे, तो क्या राशिद अल्वी का बयान वहां पर फिट नहीं बैठता? क्या राशिद अल्वी ऐसे बयानों के साथ यही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और ये कितना घातक है? अनम्यूट करेंगे मैथिल जी। पूर्णिमा जी बोलिएगा सर। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप राशिद अल्वी जी की बात कर रही हैं। राशिद अल्वी के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। इससे पहले जैन जी का जो एजिटेशन हुआ था नेपाल के अंदर, उसको उकसाकर भारत में भी उसी प्रकार की कोई विद्रोह कराने की कोशिश और बयान कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी दिए और कांग्रेस के बहुत सारे चिंटू पिंटू ने भी दिए। तो ये असलियत यही है कि भारत के अंदर ये केन प्रकारेण स्थिति को बिगाड़ने की जो विदेशी साजिश चल रही है, उसमें ये जितनी भी कठपुतलियां हैं, ये अपना जो नाटक है वो कर रही है, अपना जो रोल है वो निभा रही है। आप देखिए, बांग्लादेश में जब पहले हुआ तब भी उसको बांग्लादेश का ही विषय माना गया। वहां पर तब भी बयान ऐसे ही आए थे कि हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर हो रहा है वही मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। और आज आपकी डिबेट में बैठकर यहां पर कितनी बेशर्मी से संजीव कौशिक वहां पर हिंदुओं को लटका रहे हैं। आप देखिए, लटकाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है वहां पर उनकी लाशों में, उनको मारकर, उनको पूरी तरह से क्षतविक्षत शवों को मारकर उनको। तो ये जो निशंसता है उसकी तुलना भारत के अंदर यदि किसी विषय में कहीं पर कोई मतभेद है उनसे की जाती है तो बहुत शर्मनाक है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का बयान देने वालों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। देश की आबो हवा बिगाड़ने की कोई भी बात करता है उस पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। यहां तक कि मौलाना जो थे, अभी नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की पत्नी को जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी तक कर दी थी, उसके बाद भी उस व्यक्ति के संग कुछ नहीं हुआ, तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश में माइनॉरिटी जो है वो डरने हैं? लगातार माइनॉरिटीज की जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार माइनॉरिटीज की सरकारी भागीदारी बढ़ रही है, लगातार माइनॉरिटीज के लिए नई नई योजनाएं निकल रही हैं, लगातार माइनॉरिटीज रोड पर कभी रोड घेर लेती है, कभी एजुकेशन करती है, उनको पूरा सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। तो क्या ये आंखों पे चश्मा चढ़ा के बैठे हैं संजीव कौशिक, आंखों पे लाल पट्टियां हरी पट्टी बांध रखी है, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और राशिद अल्वी के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये देशद्रोही लोग हैं। ठीक ठीक है अचल मल्होत्रा साहब, देखिए दिक्कत पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि राशिद अल्वी ने आज बयान दे दिया, बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट वैसे ही चल रहा है, कल बन जाएंगी हेडलाइंस, जगह जगह छप जाएंगी। जब राशिद अल्वी ये कहते हैं कि दुनिया में चर्चा है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को तो वैसे ही डिमीन कर रहे हैं ना, और जब हर जगह छप जाएगा, जब हेडलाइंस बन जाएंगी, तो ये कहा जाएगा कि देखिए भारत के नेता ही तो ये कह रहे हैं, कराया तो ये सब भारत नहीं है। मतलब हम कोशिश करें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की, एक बयान पूरी उस कोशिश को खोखला कर देगा। जी पूर्णिमा जी, मैं सहमत हूं आपसे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एक नैरेटिव देश के बाहर चलाने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को इस तरह के बयान जो भारत की धरती से होते हैं सिर्फ और सिर्फ मजबूत करते हैं, और फिर ऐसे बयानों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि बाहर भी यही कहा जाएगा कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तो देश के अंदर भी यही कहा जा रहा है, भारत के अंदर भी यही कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने जितना मुझे उनका बयान समझ में आया, शायद उन्होंने ये नहीं, इस चीज को ऑन नहीं किया कि शेख हसीना के कहने पे भारत ने हादी की हत्या करवाई है। उन्होंने कहा ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, आप ऐसे माहौल में अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई अच्छा सुझाव है, तो आप बताइए कि ये देखिए हम पिछले कई सालों से ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी नेबरहुड है, एक के बाद एक वहाँ इंस्टेबिलिटी को हमने देखा है। बीच बीच में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी आए हैं। मालदीव्स का केस ले लीजिए, श्रीलंका में जो हुआ वजह कुछ और थी, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट कई साल तक इंडिया पे भी रहा। फिर नेपाल में भी ऐसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रोवोक किया गया। तो एक के बाद एक हमने चैलेंजेस को स्वीकार किया और काफी हद तक जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लाए। अब बांग्लादेश में शुरुआत हुई, ओवरनाइट इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हम पहला नाम तो हमारे सामने पाकिस्तान का आता है, लेकिन ये साजिश उससे भी बड़ी है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ है, ये बहुत से लोग मानते हैं। मोहम्मद यूनुस का वहाँ इम्प्लांट किया जाना एक इसी कड़ी का सबसे पहला पहलू था। इसमें शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को हर्ट किया। वो कोई वहां पे अपना बेस बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मना किया। वहां से उनके जो है शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मौका नहीं। अब देखिए, पाकिस्तान 1971 से इस बात को लेकर रिकॉन्साइल नहीं कर पाया कि कैसे उनकी इतनी बड़ी सेना को सरेंडर करना पड़ा। वो जानते हैं कि 1 on 1 तो हम भारत से नहीं लड़ सकते। तब से उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी गिविंग 1000 कट्स बाय ब्लीडिंग इंडिया वाली जो पॉलिसी थी। फिर उन्होंने खालिस्तान खड़ा करने की कोशिश की, कश्मीर में करने की कोशिश की, तो एक के बाद एक कामयाबी मिली, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। खुराफातें चल रही है उनकी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उन्होंने जो है अपना मॉड्यूल ऑपरेंडी अपनाया। अब बांग्लादेश में उन्हें बहुत बड़ी एक ओपनिंग मिली है फिर से रीस्टैब्लिश होने की। तो ये काफी बड़ी एक साजिश है। इसका कहीं तार कहीं ऐसी जगह से भी जुड़े हो सकते हैं जो भारत को उभरती हुई शक्ति को रोकना चाह रहे हैं। उन्हें चाहते कि भारत, क्योंकि भारत ने दिखाया ना अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को डिफेंड किया, दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद हमने मना कर दिया
कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, तो कल उन्हें लगता है कि एक इतनी बड़ी इतना बड़ा देश, 144 करोड़ लोगों का देश और उभरती हुई इकानमी इतनी तीसरे या चौथे नंबर पे आ चुकी है, 2040 तक उसका एक नहीं, और टारगेट इसमें है। एक और इम्पोर्टेंट बात है सर, मुझे जरा क्योंकि हेडलाइंस ले जाना होगा, फिर उसके बाद एक एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बात ये भी है ना कि जब देश की सुपर पावर से दुनिया की सुपर पावर से लेकर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो देखते हैं कि भारत कैसे लगातार प्रगति कर रहा है, भारत कैसे बेहतर कर रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स, तो जाहिर है कि चुभन तो होनी है और भारत को डिस्टेबल करने के लिए फिर चाहे साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, उसकी कोशिश तो होगी ही। सिर्फ ये मुझे लगता है एक रेखा खींचनी पड़ेगी जब हर एक मसले को आपको चुनावी चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा, साथ खड़ा होना होगा कुछ मसलों में। तो ये टेक अवे हो सकता है आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में और बदलते हुए पूरे विश्व भर में मची हुई हलचल के बीच में। ये बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और ये सभी जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर है कि वो सभी राष्ट्र के नागरिक हैं, उनकी भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, भले से सत्ता में नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये जो टेक अवे है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्र के हितों से जुड़े हुए, वैदेशिक मामलों से जुड़े हुए जो विषय हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर राजनीतिक रोटियां आप नहीं सेक सकते। और खासकर इतने संवेदनशील मुद्दे पे जो कि भारत के जस्ट पड़ोसी राष्ट्र में चल रहा है, वहां पर जो अराजकता, हिंसा है, उत्पात मचा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकना तो कहीं से भी ये उचित नहीं है और ऐसे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भारत का जो प्रभाव है, जो भारत का जो इन्फ्लुएंस भारत के जो पड़ोसी राष्ट्रों में, छोटे पड़ोसी राष्ट्रों में ओवरवेलमिंग है, और भारत को एक राजनीति का मुद्दा बना करके वहां की जो अनेक राजनीतिक दल भी भारत के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। और सारा जो ये भारत के ऊपर आरोप बढ़ने का इत्यादि का जो चल रहा है प्रकरण, उसके पीछे में भारत को एक इशू के तौर पर जो वहां के राजनीतिक दल बनाते हैं, वो भी मैं देता हूं। जैसा कि आपने देखा मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन, नेपाल में भी ऐसे ही भारत को केंद्र बनाकर राजनीति की जाती है। ये भी खबर है कि जो कट्टरपंथी हैं संसद पर बांग्लादेश की, उन्होंने हमला कर दिया और शरिया कानून को लागू करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और संसद पर अटैक किया गया है। आप जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपसे कौशिक साहब, फिर उसके बाद मैं आती हूँ सूर्य मैथिल साहब और अचल साहब, आपसे भी लूंगी। कौशिक साहब बोलिएगा। पूर्णिमा, देश के प्रधानमंत्री यदि भरी समाज में, भरी सभा में खड़े होकर के ये कहते हो, हम अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, यदि वो ये कहते हैं कि यदि दूसरी पार्टियां जीतेंगी तो वो आएंगे तो आप तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे। एक सूबे के मुख्यमंत्री 80%, 20% की बात करते हो और शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, और मैथिल जैसा बेशर्म आदमी बैठ करके यहाँ डिफेंड करता हो कि नहीं, देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और उसके सम्मान की बात हो रही है। मुझे लगता है कि चश्मा उसको लगाने और पहनने की जरूरत है। लोगों को नसीहत देने से पहले एक बार उस आईने में अपना चेहरा देख ले कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप यदि सच्चे हिंदू हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में चिंता कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि यदि कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए कीजिए। आपको किसी की चिंता नहीं है, बैठ करके कोई राजनीति करनी है आपको, और उस राजनीति से कुछ नहीं होने जाने को है। लोगों को पता है कि हिंदू मुसलमान कौन करने वाला और किस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है, तो ये कोई समझाए नहीं और कोई नसीहत ना दे। यदि चिंता है तो कदम उठाए। यदि हम मजबूत राष्ट्र है तो मजबूती दिखनी चाहिए और हमको दिखाना चाहिए कि बीच में हम हस्तक्षेप करके वहां पे सब कुछ शांति का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी कहावत है कि अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है कौशिक साहब, और वो दिखेगा भी, कुछ नहीं कर सकते उसका। जल्दी से एक बार आपसे मैथिल साहब क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, फिर उसके बाद अचल सर आपके पास आती हूँ। 30 सेकंड्स रख रही हूँ मैथिल साहब। अभी मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। आप शुरू करिए। देखिए यहाँ पर एक अभी गाल बजाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं गाल बजाने वालों को डेटा से जवाब देता हूं। बांग्लादेश में 1971 के अंदर जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय में वहां पे हिंदू आबादी 13.5% थी, जो कि अल्पसंख्यक थी, और आज वहां की हिंदू आबादी जो है वो 6% के आसपास है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और भारत में जब स्वतंत्रता हुई थी तो 1947-1951 के अंदर जो मुस्लिम आबादी थी 9.8% थी, और आज लगभग वही मुस्लिम आबादी जो है वो 21-22% है। अगर भारत के अंदर इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के संग हत्याएं हो रही होती, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही होती, उनके संग दुहात किया जा रहा होता, जैसा कि यहाँ बैठकर कुछ लोग जो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आबादी बढ़ती नहीं। और एक और बात, ये जो राशिद अल्वी है ये भी माइनॉरिटीज से आते हैं। अगर इनकी इतनी मजाल है कि ये यहाँ पे खड़े होकर
विश्व पटल पे खड़े Okay. होकर इस प्रकार की उलझुल बातें कर सकते हैं, ठीक। तो ये सोचिए आचल इस सर देश में 30 कितनी सेकंड्स स्वतंत्रता है। सर, और एक और बात, ओके पागल ठीक है, कुत्तों को ओके मारने की मैथिल साहब परमिशन हो नहीं गया, है, एक मिनट वरना से बहुत ऊपर हो सारे गया। टीवी मैथिल से गायब हो साहब जाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आचल सर प्लीज। नहीं पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें एक लाइन खींचने की जरूरत है जहां तक हर वो मुद्दा जो देश की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और देश के जो हित है उनसे जुड़ा हुआ है, उस पे हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयानबाजी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष को उन मुद्दों पे बोलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल डिस्कोर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसका भी एक बनता है, एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी देश को कॉन्फिडेंस में लेकर ऐसे मुद्दों पे साथ लेके चलने की बात करे। और इसमें जो है कि मोनोपोलाइज करने की जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको दोनों तरफ से देखना होगा। और अगर आप स्पेसिफिकली राशिद अलवी साहब के बयान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हेडलाइंस के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कई ऐसे बयान बयान भी दिए दिए थे उन्होंने, हाँ। जो उनकी अपनी ही पार्टी के खिलाफ थे, ठीक अपनी है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ ठीक थे। है, इसके साथ ही तो, सवाल, इसके साथ ही सर दोनों तरफ जिम्मेदारी बराबर की है। और ऐसे में सवाल उस सोच पर भी उठता है जो सरहद पार की आग को अपने घर की राजनीति का ईंधन बनाने की कोशिश करती है। और जैसा कि बड़े बूढ़े भी कहकर गए कि जब आपके पास कुछ बेहतर कहने के लिए ना हो तो उस वक्त मुंह बंद कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अचल मल्होत्रा जी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी धन्यवाद, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, संजीव कौशिक जी, दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।